बच्चों तो आ गया हूं मैं एक और चैप्टर के साथ। और इस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? इस चैप्टर का नाम है अनुवंशिकता एवं जैव विकास। तो सबसे पहले इस चैप्टर को तुम पढ़ लो, उसके बाद इस टेस्ट को देना बच्चों। बहुत आसान पड़ेगा। तो यहां बहुत इंटरेस्टिंग सारे क्वेश्चंस हैं और यदि इन क्वेश्चंस को तुम यहां बना लेते हो तो तुम एग्जाम में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हो। तो बच्चों ऐसा मत समझो कि ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, हमें नहीं करने चाहिए। बच्चों ऑब्जेक्टिव के अलावा ये सब्जेक्टिव भी है। यहां पर बहुत सारे सब्जेक्टिव चीजों को मैं पढ़ाने वाला हूं, तो बने रहो। बच्चों हमारे चैनल से यदि पढ़ते हो तो तुम सब्सक्राइब करके ही पढ़ना और तुम वीडियोस को शेयर भी जरूर करना बच्चों। बच्चों ये वीडियोस मैं बना रहा हूं बच्चों, 7 से 8 वीडियोस मैंने बनाए थे, वो सारे वीडियोस डिलीट हो गए। देखो उसको मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा है सिर्फ तुम्हारे लिए। तो तुम जरा मेरी भी मदद करना। तो चलो हम लोग देखते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन को। तो सब्जी की एक टोकरी में गाजर, आलू, मूली और टमाटर रखे हैं। बताइए इनमें से कौन सब्जियां सही समजात संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो बच्चों यहां पर तुम्हें समजात अंग मैंने जो पढ़ाया था उसी से रिलेट करके यहां पर एक क्वेश्चन है। तो बोलता है समजात किसे कहेंगे। तो सबसे पहले समझो, समजात का मीनिंग हो गया एक तरीके का संरचना। यदि एक तरीके का संरचना होगा लेकिन कार्य अलग अलग होंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समजात बोलेंगे। तो यहां पर तुम देख सकते हो ए, बी, सी और डी, और इसका आंसर क्या तुम बता सकते हो? पहला है गाजर और आलू, गाजर टमाटर, मूली गाजर और मूली और आलू। तो इसमें तुम्हें एक जैसा संरचना वाले कौन दिख रहे हैं? तो तुम यहां ध्यान से देखोगे तो एक जैसे संरचना वाले हैं कौन बच्चों? देखो यहां पर मूली देखोगे इस तरीके से होगा और गाजर देखोगे इस तरीके से गाजर होगा। तो ये हम लोग समजात इसको मान सकते हैं। समझ गए बच्चों? तो ये क्या हो गया? समजात। समजात मतलब स्ट्रक्चर क्या हो गया? एक जैसा। संरचना क्या हो गया? एक जैसा। लेकिन कार्य क्या हो जाएगा? अलग अलग। जैसे कि मैं यहां बता रहा हूं, यहां देख सकते हो समजात अंगों को दिखाया गया है। ये बच्चों अब आ गया तुम्हारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये अब ऑब्जेक्टिव नहीं रहा। तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा समजात अंग किसे कहते हैं और समरूप अंग किसे कहते हैं, इनमें अंतर को बताएं। तो समजात अंग बच्चों देख सकते हो जब स्ट्रक्चर एक जैसा है। यहां देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर एक जैसा है। जैसे कि यहां हड्डियों की बनावट, यदि हम लोग पक्षी का हाथ लेते हैं या फिर मनुष्य का हाथ लेते हैं या फिर एक व्हेल का हाथ लेते हैं या फिर एक मेंढक का हाथ लेते हैं, छिपकली का हाथ लेते हैं, तो तुम देखोगे उनकी हड्डियों की संरचना एक जैसी है। हड्डियों की संरचना एक जैसी है लेकिन क्या उसका कार्य एक जैसा है? नहीं, उसका कार्य क्या है? अलग अलग है। तो जब संरचना एक जैसा होगा लेकिन कार्य अलग अलग होगा तो यहां पर इसे हम लोग क्या बोलते हैं? समजात अंग बोलते हैं। समझ में आ गया? तो समरूप अंग किसे कहते हैं ये हम लोग आगे के क्वेश्चन में पढ़ेंगे। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तुम देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? समरूप अंग होते हैं। समरूप अंग कैसे होते हैं? तो समरूप अंग वैसे अंगों को कहते हैं जिनका संरचना क्या होता है? अलग अलग, लेकिन कार्य क्या होता है? एक जैसा। चलो मैं उदाहरण देके बताता हूं। तो यहां देखो जैसे पक्षी का तुम देख सकते हो, यहां पर पक्षी का जो पंख होता है बच्चों, इस तरीके से पक्षी का पंख है और एक तितली का पंख है। तो पक्षी के पंख और तितली के पंख में क्या अंतर रहेगा? क्या तुम बता सकते हो? बहुत आसानी से बता सकते हो। पक्षी का जो पंख है उसमें हड्डी होता है लेकिन तितली के पंख में हड्डी नहीं होता है। इसका मतलब उसका संरचना अलग अलग है लेकिन कार्य क्या है? एकदम एक जैसा, दोनों उड़ने का कार्य करते हैं। इस अंग को हम लोग क्या बोलते हैं? समरूप अंग बोलते हैं। तो तुम यहां ऑप्शन देख सकते हो, कार्य में समान, रचना में समान, रचना व कार्य दोनों में समान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्य में समान होगा लेकिन रचना में क्या होगा? अलग अलग। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? समरूप अंग बोलते हैं। ठीक है, एकदम आसान था। तो तुमको समरूप अंग और दूसरा क्या आ जाएगा? समजात अंग में अंतर आएगा तो तुम इसको लिख सकते हो। तो यहां तीसरा क्वेश्चन देख सकते हो, समजात अंग होते हैं। तो समजात अंग कैसे होते हैं बच्चों? रचना में समान होते हैं। समजात अंग क्या होते हैं? रचना में समान होते हैं। और समरूप अंग क्या होता है? वह कार्य में समान होता है।
चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हीमोफीलिया में क्या होता है। तो हीमोफीलिया में हीमोलिसिस होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, आरबीसी से चिपक जाता है, डब्ल्यूबीसी कोशिका भक्षी हो जाता है। चलो इसका आंसर करो, ये मैं तुमसे पूछ रहा हूं और तुम लास्ट में स्कोर जरूर बताना बच्चों। तुम कमेंट करके बताना कि आखिर तुम्हें कितना मार्क्स आया है। यहां इसका आंसर है बच्चों, हीमोफीलिया में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो हीमोफीलिया एक रोग है बच्चों, यह क्या होता है, अनुवांशिक रोग होता है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सही कथन चुनिए। पक्षियों के पंख और छिपकलियों के पाद कैसे होते हैं, समरूप अंग होते हैं। दूसरा क्या बोलता है, पक्षियों के पंख और चमगादड़ के पंख समजात अंग होते हैं। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि पक्षियों के अंग, पक्षियों के, यहां नंबरिंग थोड़ा सा गलत हो गया, देख लेना। पक्षियों का पंख बोल रहा है, अंग नहीं बोल रहा है। पक्षियों का पंख तथा छिपकलियों के पाद कैसे होते हैं, समरूप अंग होते हैं। और दूसरा क्या बोल रहा है, पक्षियों के पंख और चमगादड़ के पंख समजात अंग होते हैं। तो यहां देख सकते हो, जो पक्षी का पंख है बच्चों और ये चमगादड़ का पंख है, इसमें क्या समानता होती है, मतलब रचना एक जैसा है? नहीं बच्चों, इसका रचना एक जैसा नहीं है। जो चमगादड़ का पंख है, चमगादड़ का पंख में देखोगे कि यहाँ त्वचा लगा रहता है, हड्डी पे क्या लगा है, त्वचा। जैसे हम लोग का त्वचा है, वैसे चमगादड़ का जो पंख है वह बेसिकली क्या है, त्वचा है। लेकिन पक्षी का जो पंख है उसमें फेदर लगे हुए हैं, पंख लगे हुए हैं, जो फर होता है वह लगा हुआ है। इसका मतलब इन दोनों का संरचना क्या हो गया, अलग हो गया, लेकिन दोनों उड़ने का कार्य करेगा, इसलिए ये क्या हो गया, समरूप अंग हो गया बच्चों। कैसा अंग हो गया, समरूप अंग हो गया। तो ये देख सकते हो, पक्षियों के पंख और चमगादड़ के पंख समजात अंग हैं, यह क्या हो गया, गलत हो गया। यह क्या हो गया बच्चों, समरूप अंग हो गया। चलो तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है। तो बच्चों, कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आरएनए, डीएनए। तुम जल्दी से इसका आंसर करो। बता दिया, वेरी गुड। इसका आंसर क्या है बच्चों, डीएनए है। यह क्या है, डीएनए। तो तुम बच्चों इस बात को बहुत अच्छे से समझो कि कोशिका जो होता है बच्चों, इस कोशिका में होता है केंद्रक, और इस केंद्रक में होता है बच्चों क्रोमोसोम। और यह जो क्रोमोसोम है बच्चों, वह डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो यहां पर तुम देख सकते हो, कोशिका में केंद्रक है, केंद्रक में क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। और यह जो डीएनए है बच्चों, इसी में क्या होगा, जीन होगा, यह भी याद रखो। तो माता पिता के गुण उसके संतान में कैसे जाते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिकी बोलते हैं। तो जो माता पिता के गुण उसके संतान में जाते हैं, यदि तुमसे पूछा जाए कैसे जाते हैं, तो तुम उत्तर करोगे जीन के द्वारा। यदि जीन नहीं दिया हुआ है तो उत्तर करोगे डीएनए के द्वारा। यदि डीएनए भी नहीं दिया ऑप्शन में तो करोगे क्रोमोसोम के द्वारा, क्योंकि क्रोमोसोम में ही डीएनए है, डीएनए में ही जीन है। इसका मतलब जीन के द्वारा माता पिता के गुण उसके संतान में जाते हैं। समझ में आ गया? तो बहुत अच्छे से इसका आंसर हम लोगों ने देख लिया, और वह क्या है बच्चों, डीएनए। डीएनए के द्वारा माता पिता के गुण उसके संतान में जाते हैं, क्योंकि यहां ऑप्शन जीन नहीं था। अच्छा, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं। समझ में आ गया? तो चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम देख सकते हो, यह क्या बोल रहा है, जीन है। जीन क्या है? तो जीन क्या है, डीएनए का एक भाग है, आरएनए का भाग है, क्रोमोसोम का भाग है, यकृत का भाग है। जल्दी बताओ, अभी तुरंत मैंने तुम्हें पढ़ाया है, जीन क्या है? बहुत अच्छे, जीन है डीएनए का भाग। जीन क्या हो गया बच्चों, डीएनए का भाग। डीएनए का जो एक्टिव भाग है बच्चों, जो कि प्रोटीन का निर्माण करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे, ठीक है। तो डीएनए का ही एक भाग हो गया तुम्हारा जीन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
और मैं देखना चाह रहा हूं कि तुम्हें ये आता है या नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हो, मानव में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो सिंपल सा इसका आंसर है 20 अमीनो एसिड। इसका आंसर क्या है बच्चों, 20 अमीनो एसिड। तो तुम इसका आंसर कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जीवाश्म से संबंधित है। यहां 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हें पूछा जाता है। तो यहां देख सकते हो, सबसे पहले मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं, फिर तुम थोड़ा बुद्धि अपना लगाओ और तुम बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद मैं डिटेल में बता रहा हूं। यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है, तब हम क्या बता सकते हैं उससे। जैसे कि हम लोगों ने जब खुदाई करना शुरू किया तो जीवाश्म है वह काफी अंदर पाया जाए, कुछ जीवाश्म अंदर पाया गया और कुछ ऊपरी परतों में पाया गया। जैसे यहां देख सकते हो, यह जो जीवाश्म है ऊपर है, यह जो जीवाश्म है उसके नीचे है और यह जो जीवाश्म है सबसे नीचे है। तो इसको देखकर जब हम लोग इसको प्राप्त करते हैं तो हम लोग क्या भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा बात हम लोग यहां पर जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं कि जो जीवाश्म सबसे अंदर पाया गया, भूमि के सबसे अंदर पाया गया, वह प्राचीनतम था। मतलब वो जो प्राणी थे वो सबसे पुराने होंगे। और जो जीवाश्म धरती के ऊपरी सतह से प्राप्त हुआ उसको हम लोग बोलेंगे कि वो अभी अभी विलुप्त हुए हैं। मतलब कुछ वर्षों पहले उनकी विलुप्ति हुई है। ठीक है बच्चों, तो यहां से जो क्वेश्चन था वो मैं बताने वाला था कि आपको पूछा जाएगा कि जीवाश्म का उम्र हम लोग कैसे पता करते हैं, या जीवाश्म कितना पुराना है यह कैसे पता करते हैं। तो 2 तरीका से पता करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यदि तुमने चैप्टर को पढ़ा होगा तो तुम्हें उत्तर भी पता होगा। तो पहला इसका उत्तर क्या है बच्चों, कि जो जीवाश्म है उसका उम्र हम लोग ज्ञात करने के लिए देखते हैं कि कौन जीवाश्म पृथ्वी की कितनी गहराई से प्राप्त हुआ है। मतलब कि अपेक्षाकृत गहरी परतों को हम लोग देखते हैं कि कौन कितने गहराई से जीवाश्म मिला है, उसके अनुसार हम पता करते हैं कि वह जीवाश्म पुराना है या फिर नया है। दूसरा, कार्बन डेटिंग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसका एक्चुअल एज पता करते हैं। समझ में आ गया। तो दोनों आंसर तुम यहां पर लिख देना। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहां पर नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, कि जीन कहां स्थित होते हैं। तो बच्चों जीन स्थित होते हैं यहां, तो अब देखो राइबोसोम, गर्भाशय, हरित लवक और गुणसूत्र। तो क्या इसका आंसर दे सकते हो। बहुत अच्छे, गुणसूत्र में होते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया तुम्हें, जो जीन है वह डीएनए में होगा, डीएनए गुणसूत्र में होगा। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, गुणसूत्र। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो यहां, अनुवांशिकी इकाइयां हैं, अनुवांशिकता की इकाई क्या है। यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। मैं देखता हूं तुम बता सकते हो कि नहीं। लाइसोसोम, जीन, राइबोसोम, क्रोमोसोम। अनुवंशिकता की इकाई क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत अच्छे, यह क्या है, जीन है। जिन्होंने भी सही आंसर दिया है एकदम सही है। यह क्या है बच्चों, जीन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, आनुवंशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है। अनुवंशिक पदार्थ डीएनए को भी कह देंगे यदि डीएनए लिखा है, जीन को कह देंगे यदि जीन लिखा हुआ है, क्योंकि डीएनए और जीन में अंतर नहीं करना है तुम्हें। डीएनए का जो एक्टिव पार्ट है वही क्या है, जीन है। मतलब जीन कहां पर है, डीएनए में है। और देखो डीएनए कहां है, क्रोमोसोम में है, यानी गुणसूत्र में है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन रहता है वहां पर वह तुम वहां लिख सकते हो। अब देख सकते हो बोलता है कि कब अनुवांशिक पदार्थ का कब विनिमय होता है, कब माता पिता से उसके संतान में जाता है। तो अलैंगिक जनन के दौरान, कायिक जनन के दौरान, लैंगिक जनन के दौरान और मुकुलन के दौरान। बताओ आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, लैंगिक जनन के दौरान। लैंगिक जनन के दौरान जब मेल और फीमेल में लैंगिक जनन होता है तो उसके संतान में यह जाएगा। ठीक है, जो जीन है वह जाएगा। एकदम सही आंसर है। बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, उस चैप्टर को तुम पढ़ो, सब चीजें समझ में आएंगी। चलो नया क्वेश्चन देखते हैं। किसी जीव के विशेष पर
किसका प्रभाव पड़ता है? तो यहां पर देख सकते हो केवल पैतृक डीएनए का। तो यहां पर थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन को ठीक करना पड़ेगा कि किसी जीव के लक्षण पर, ऐसा मैं बता रहा हूं, किसी जीव के लक्षण पर किस चीज का प्रभाव पड़ता है। बहुत आसान है क्वेश्चन। जैसे कि कोई जीव है, उस पर किस चीज का प्रभाव पड़ता है? पहले ऑप्शन सुनो फिर समझ में आ जाएगा। केवल पैतृक यानी पिता के डीएनए का प्रभाव पड़ता है, केवल माता के डीएनए का प्रभाव पड़ता है, या माता पिता दोनों के डीएनए का प्रभाव पड़ता है, या फिर ना तो माता के डीएनए का प्रभाव पड़ता है और ना ही पिता के डीएनए का प्रभाव पड़ता है। यहां ध्यान देना है तुम्हें कि यह जो बात हो रहा है वह लैंगिक जनन का हो रहा है, अलैंगिक जनन का नहीं हो रहा, क्योंकि अलैंगिक जनन में माता और पिता दोनों अलग अलग नहीं होते हैं। ठीक है, तो बताओ कौन सा आंसर सही है? क्या किसी जीव का जब जन्म होता है तो उसका जो गुण होता है, उसका जो लक्षण होता है, सिर्फ पिता से आधारित होता है, पिता के द्वारा आता है, या माता के द्वारा भी आता है? बहुत अच्छे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था कि यह माता और पिता दोनों के डीएनए पर आधारित होता है, क्योंकि माता का भी डीएनए आ रहा है, पिता का भी डीएनए आ रहा है, दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि उसका बच्चा जो होगा उसमें कौन कौन से गुण आएंगे, कौन कौन से लक्षण आएंगे। तो ये दोनों का डिसीजन होगा, मतलब माता का जो डीएनए आया और पिता का डीएनए आया, वो दोनों डीएनए डिसाइड करेगा कि उसके बच्चे का क्या क्या गुण होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मटर के एक पौधे, लंबे पौधे और एक बौने पौधे के बीच संकरण कराए जाने पर जो संतति उत्पन्न हुई उसके सभी पौधे लंबे थे, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंडल का जो प्रयोग बताया है, मैंने तुम्हें पढ़ाया है मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एकल संकरण जो मैंने पढ़ाया है और द्विसंकरण पढ़ाया है, उसी में तुम्हें यहां पर यह चीज जानकारी दी गई थी। तो बताओ आंसर क्या होगा? यहां देख सकते हो लंबा होना प्रभावी लक्षण है, बौना होना प्रभावी लक्षण है, बौना होना अप्रभावी लक्षण है, और मटर के पौधे की ऊंचाई का नियंत्रण बड़ा टी अथवा छोटा टी जीन से नहीं होता है। बताओ कौन सा आंसर सही है? तो यदि तुमने मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, एकल संकरण क्रॉस है, उसको पढ़ा है, तभी तुम इसके आंसर को कर सकते हो। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता था कि यहां पर टी और टी था बच्चों, और ये टी और टी था, तो इसका जब क्रॉस कराया गया तो यहां पर आ रहा था टी और टी। ये फर्स्ट जनरेशन था, और ये सभी के सभी क्या थे? लंबे थे। याद रख करो, ये क्या थे? सभी के सभी लंबे थे, क्योंकि यहां पर ये जो टी था वह प्रभावी है और ये छोटा टी क्या है? अप्रभावी है। ठीक है, क्या है? अप्रभावी। तो यहां पर हम लोग बोलते हैं कि जो बौना है वह अप्रभावी लक्षण है और जो लंबा है वह प्रभावी लक्षण है। तो जब दोनों एक साथ आते हैं तो लंबा जो लक्षण होता है वो बौने वाले लक्षण को दबा देता है, मारता नहीं है, दबा देता है। इसलिए जो पौधे बनते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? लंबे होते हैं। ठीक है, तो यहां टी और टी दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि पौधा लंबा होगा या बौना होगा। तो यहां पर क्या हो गया? लंबा होना क्या हो गया? प्रभावी लक्षण है, जबकि यही हमारा आंसर भी क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, बाकी सारे आंसर क्या, ऑप्शंस क्या हो गए? गलत हो गए। तो बहुत आसान आसान है बच्चों, एकदम आसान आसान क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाएगा। इस तरीके से तुम यदि आंसर करोगे तो सारे आंसर तुम्हारे सही हो जाएंगे। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन, ये सारा तुम्हारे बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। तुम्हें लग रहा होगा कि ऐसा चीज हम लोगों ने तो नहीं पढ़ा है, पढ़ाया गया भी है, लेकिन जब ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आता है, एमसीक्यू के फॉर्म में आता है, तो तुम थोड़ा घबरा जाते हो। तुम्हें लगता है कि मैंने तो इसे पढ़ा ही नहीं था। क्यों? क्योंकि प्रश्न उत्तर के रूप में यदि हम लोग कोई चीज को देखते हैं तो बहुत बार हम वहां पर उस चीज को नया, मतलब वह चीज जब आता है सामने तो वह कभी कभी पढ़ाई के क्रम में छूट भी जाता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि प्रश्न उत्तर के फॉर्म में पढ़ो,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ो तो ज्यादा फायदा होता है। देखो क्या बोला गया इसमें, कौन कथन सही है? प्रत्येक हार्मोन के लिए एक जीन होता है, या प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक जीन होता है, प्रत्येक एंजाइम के उत्पादन के लिए जीन होता है, वसा के प्रत्येक अणु के लिए एक जीन होता है। जल्दी उत्तर बताओ, क्योंकि ये पढ़ाया गया है, मैंने पढ़ाया है, भले तुम्हें याद ना हो लेकिन मैंने पढ़ाया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और इसका उत्तर क्या है कि प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक जीन होता है। प्रत्येक प्रोटीन को बनाने के लिए एक विशेष जीन होगा जो उस प्रोटीन को क्या करेगा, बनाता है। एकदम याद कर लो यदि पहले से याद नहीं होगा तो, कि एक प्रोटीन को बनाने के लिए एक विशेष जीन होगा जो उस प्रोटीन को क्या करेगा, बनाएगा। अब यहां देख सकते हो, वह वर्ग चुनिए जिसमें साझे लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो लक्षण सबसे अधिक संख्या में, साझा लक्षण मतलब उन, जैसे कि मैं बता रहा हूं तुम समझ जाओगे साझा लक्षण क्या हो गया। समानता, लक्षणों में समानता किसमें है, ज्यादा है, वह तुम्हें पहचानना है। मैं पूछ रहा हूं तुम बताना, तुम्हारे में और एक इंग्लैंड के व्यक्ति में लक्षण ज्यादा समानता रखता है कि तुम्हारे में और एक इंडियन कोई आदमी में लक्षण ज्यादा समानता रखता है? तो तुम बोलोगे वाजिब है कि हम इंडियन हैं तो यहां के जो भी व्यक्ति हैं उससे हमारा लक्षण ज्यादा मिलता है, ना कि इंग्लैंड का एक व्यक्ति से हमारा लक्षण मिलेगा। एकदम क्लियर है, बहुत अच्छे। अब चलो, तुम्हारा ज्यादा लक्षण तुम्हारे चचेरे भाई से मिलेगा कि तुम्हारा ज्यादा लक्षण एक तुम्हारे दोस्त से मिलेगा? तो तुम बोलोगे अरे ये क्या क्वेश्चन है, मेरा जो शरीर का, मेरा जो रूप रंग है, मेरा जो स्वभाव है वो ज्यादा मिलेगा मेरे चचेरे भाई से, ना कि मेरे दोस्त से। समझ में आ गया? चलो फिर से मैं पूछता हूं, तो तुम्हारा जो लक्षण है वो तुम्हारे सगे भाई से ज्यादा मिलेगा या चचेरे भाई से ज्यादा मिलेगा? तो तुम बोलोगे ये क्या बात है, मेरा जो ज्यादा लक्षण है, रूप रंग है, स्वभाव है, वह मेरे अपने भाई से ज्यादा मैच करेगा, ना कि चचेरे भाई से। तो एक और पूछ दूं क्या क्वेश्चन, तुम्हारा जो लक्षण है, मान लो कि कोई तुम्हारा जुड़वा भाई है और एक अलग भाई है, अपना ही भाई है, तो जुड़वा भाई से ज्यादा लक्षण मिलेगा कि एक अलग जो भाई है तुम्हारा बड़ा भाई उससे मिलेगा? तो तुम बोलोगे कि जुड़वा भाई से ज्यादा मिलने की संभावना है। यहां पर समझ में आ गया तुम्हें? यही यहां पर बोल रहा है कि जो लक्षण होते हैं वो ज्यादा किस में मिलेगा। देख के बताओ, एक स्पीसीज के दो जीवों में, एक जीनस के दो जीवों में, स्पीसीज में, एक फैमिली के दो जीनस में और दो फैमिली के दो जीनस में। तो यहाँ ये तो तुमको आना चाहिए कि जीनस क्या होता है, फैमिली क्या होता है, जीनस क्या होता है, स्पीसीज क्या होता है। ये तुम्हें नहीं आ रहा है तो शायद ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। तो इसको याद कर सकते हो, एक स्पीसीज के दो जीवों में ज्यादा लक्षण क्या मिलेंगे, समान मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस कहीं बाहर से नहीं है, तुम्हारे ही बुक से उठाए गए हैं, थोड़ा सा उसको घुमाकर पूछा गया है। अब चलो, मानव नरों में एक गुणसूत्र को छोड़कर सभी गुणसूत्र पूर्ण जोड़ों में हैं, ये अपूर्ण जोड़े वाला गुणसूत्र कौन सा है? देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। तो बच्चों, हमारा जो शरीर है उसमें क्या है, कोशिका है। कोशिका में क्या है बताओ, बोलो जल्दी से। कोशिका में है केंद्रक, और केंद्रक में बच्चों गुणसूत्र हैं। क्या है बताओ, गुणसूत्र हैं। तो ये जो गुणसूत्र हैं 46 है बच्चों। कितने हैं, 46 हैं। तो 46 गुणसूत्र है, तो ये जोड़े में रहते हैं। जैसे देख लो, ऐसे जोड़े में रहते हैं, इस तरीके से क्या रहते हैं, जोड़े में गुणसूत्र रहते हैं। तो कितना जोड़ा हो गया बताओ, 23 जोड़ा हो गया ना, 23 जोड़ा, 23 जोड़ा। तो 22 जोड़ा को हम लोग ऑटोजोम कहते हैं, और एक जो जोड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। मतलब वही डिसाइड करता है कि कोई नर है या मादा है। तो उसमें होता है, एक होता है एक्स और दूसरा क्या होता है, वाई होता है। एक होता है एक्स क्रोमोसोम और दूसरा क्या होता है, वाई क्रोमोसोम। तुम्हारे शरीर में
तुम बताओ एक्स एक्स क्रोमोसोम है या एक्स वाई क्रोमोसोम है? यदि तुम लड़के हो तो बताओ कौन सा क्रोमोसोम है, जल्दी करो। बहुत अच्छे। यदि तुम लड़के हो तो तुम्हारे शरीर में एक्स वाई क्रोमोसोम है, एकदम सही। चलो अब तुम लड़की हो तो तुम्हारे शरीर में कौन सा क्रोमोसोम है, जल्दी बताओ। बहुत अच्छे, एक्स और एक्स क्रोमोसोम है, समझ में आ गया। तो यही यहां भी पूछ रहा है कि 22 जोड़ा तो छोड़ दो, एक जोड़ा जो बच रहा है उसमें कौन कौन क्रोमोसोम होगा? बड़ा गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र, छोटा गुणसूत्र और एक्स गुणसूत्र। तो यदि लड़का है तो कौन कौन होगा? एक्स और वाई होगा। है आसान। तो यदि वह लड़का है तो उसमें कौन सा गुणसूत्र पाया जाएगा? एक्स और वाई पाया जाएगा। और यदि वो लड़की है तो उसमें कौन सा गुणसूत्र पाया जाएगा? एक्स और एक्स गुणसूत्र पाया जाएगा। और जो 22 जोड़ा गुणसूत्र है वह दोनों में वैसे ही रहेगा, सिर्फ एक जोड़ी गुणसूत्र में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 46 क्रोमोसोम। यानी तुमसे कोई पूछे कि हमारा जो शरीर है उसमें जो कोशिका है, उसमें जो केंद्रक है, उसमें कितना क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, तो तुम एकदम बोल देना आराम से कि 46 क्रोमोसोम है। तो यदि किसी के शरीर में 45 क्रोमोसोम है या किसी में 47 क्रोमोसोम है तो उसको बड़ा भारी बीमारी है, उसको प्रॉब्लम है। फिर नॉर्मल जो ह्यूमन है उसके शरीर में 46 क्रोमोसोम ही रहेगा, ना 47 रहेगा ना 45 रहेगा। कितना रहेगा? 46। और यदि किसी का ज्यादा है कम है तो उसको प्रॉब्लम है, जो कि क्लास 11 में पढ़ोगे। बच्चे के नरत्व का निर्धारण होता है। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछता है, बहुत आसान है, बार बार मैंने बताया है। और इसका आंसर अब तुम करो। युग्मनज में एक्स गुणसूत्र से, युग्मनज में वाई गुणसूत्र से लिंग का निर्धारण करने वाली जनन कोशिका के कोशिका द्रव्य से बच्चे के लिंग का निर्धारण यादृच्छिक रूप से होता है। देख लो, लिंग का निर्धारण एक्स गुणसूत्र से होगा, मेल का मतलब नर का पूछ रहा है। नर का जो निर्धारण है वह एक्स के द्वारा होगा कि वाई के द्वारा होगा, या इससे कोई लेना देना नहीं है, या कोशिका द्रव्य से होगा। देखो ये 4 ऑप्शन है, जल्दी करो आंसर। बहुत अच्छे। जैसे मैंने बताया कि नर में होता है एक्स और वाई, और मादा में होता है एक्स और एक्स गुणसूत्र। इसका मतलब नर में जो वाई है वही डिसाइड करता है कि वह नर होगा या मादा होगा। तो जो वाई गुणसूत्र है वही यहां डिसाइड करेगा नरत्व का। अब एक और क्वेश्चन है कि कोई बच्चा नर जन्म लेगा या मादा जन्म लेगा, वह किसके गुणसूत्र से निर्धारित होता है? नर के गुणसूत्र से कि मादा के गुणसूत्र से? इसका उत्तर बताओ। नर के गुणसूत्र से। यह बहुत बार पूछा जाएगा कि जो बच्चा पैदा ले रहा है वह लड़का है कि लड़की है, उसको कौन डिसाइड करता है? आदमी की औरत? तो इसका सीधा उत्तर देना, आदमी का क्रोमोसोम, आदमी का गुणसूत्र ही वह डिसाइड करता है। जो महिला है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसके शरीर में सिर्फ एक्स और एक्स ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है कि तुम्हें सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब चलो यहां देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक युग्मनज से जिसमें पिता से वंशागत किया गया एक एक्स गुणसूत्र है, किस प्रकार का बच्चा बनेगा? तो देखो, पिता में तो बस 2 ही है, एक है एक्स और दूसरा है वाई। तो पिता से यदि वाई गया है तो वो लड़का बनेगा, और पिता से एक्स गया है तो जल्दी बताओ। पहला ऑप्शन है लड़का लड़की, या नहीं, या फिर लड़का लड़की दोनों, कोई नहीं। इस तरीके से जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। लेकिन मेरी बात याद रखना, पिता में बस 2 ही है, एक्स और वाई। तो वाई जाएगा उसके बच्चे में तो वो लड़का हो जाएगा, तो एक्स जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। अरे बड़ा सिंपल है, ये लड़की बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लड़की बन जाएगी, क्योंकि मां से एक्स और एक्स ही जा रहा है और पिता से एक्स और वाई जा रहा है, तो जो वाई है वही लड़का बनाएगा।
तो वाई जब भी गया पिता से वो लड़का बन जाएगा। यदि पिता से वाई गया तो क्या बन जाएगा? लड़का। और पिता से एक्स बन गया तो क्या बन गया? लड़की। एकदम सिंपल सा याद रखो एकदम। और ये तुम्हारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नर और मादा का डिसीजन कैसे होता है? तो पिता के द्वारा होता है। किस क्रोमोसोम के द्वारा होता है? तो एक्स और वाई के द्वारा होता है। समझ में आ गया? यदि वाई गया तो लड़का, एक्स गया तो लड़की। नीचे दी गई सूची में उन लक्षणों का चुनाव कीजिए जिन्हें उपार्जित लक्षण किया कहा जाता है, वंशागत नहीं है। यहां देखना, यहां पर देख सकते हो उपार्जित लक्षण क्या होता है। तो उपार्जित लक्षण ऐसा लक्षण होता है जो कि जीवन भर हम अपने एक्सपीरियंस से उपार्जित करते हैं और वह नए जनरेशन में, नए बच्चे में नहीं जाता है। ठीक है, जैसे कि बाल यदि मैं जीवन भर मुंडवा के रखूं, या कोई व्यक्ति है जो जीवन भर अपना मूंछ कटवा देता है, दाढ़ी कटवा देता है, बाल कटवा देता है, तो क्या उसका जो बच्चा होगा वह जीवन भर टकला रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो देखो, बहुत अच्छा चीज मैं इस पे सिखाता हूं कि कोई एक व्यक्ति है जिसने क्या किया, अपना नाक कटा दिया, कान कटा दिया, फिर उसने आंख फुड़वा लिया, बाल टकला करवा लिया, हाथ कटवा लिया, पैर कटवा लिया, तो क्या जो उसका बच्चा है बिना हाथ, कान, मुंह, नाक, हाथ, पैर की इसका होगा क्या? नहीं, उसका बच्चा नॉर्मल होगा, क्योंकि उसका जो शुक्राणु बन रहा है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। तो इस प्रकार के लक्षण को हम लोग क्या बोलते हैं? उपार्जित लक्षण बोलते हैं। तो यहां देखना है तुमको कौन उपार्जित लक्षण है। आंख का रंग, त्वचा का रंग, शरीर का आकार, या बालों का काट छांट कर डिजाइनदार बाल बना देना। कौन सा ऐसा लक्षण है जो कि उसके बच्चे में जाएगा और कौन सा ऐसा लक्षण है जो कि उसके बच्चे में नहीं जाएगा? तो बच्चों यहां देख सकते हो, आंख का रंग उपार्जित लक्षण नहीं है, त्वचा का रंग भी उपार्जित लक्षण नहीं है, शरीर का आकार भी उपार्जित लक्षण नहीं है, लेकिन बालों का स्वरूप, बाल किस स्टाइल में उसने रखा है और उसका बच्चा भी वही स्टाइल वाला पैदा होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया? उपार्जित लक्षण हो गया। तुमने उपार्जित लक्षण समझ गए? तुम समझ गए? वैसे लक्षण जो माता पिता से उसके बच्चे में नहीं जा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उपार्जित लक्षण बोलेंगे। जो वहीं तक है, माता पिता अपने जीवन में जो एक्सपीरियंस उन्होंने किया है वो लक्षण वहीं तक है। जैसे देखना, एक पिता ने क्या किया, पूरे डिक्शनरी को याद कर गया, पूरा उसने बहुत सारे बुक को याद कर लिया, तो क्या उसका जो बच्चा है उसको भी डिक्शनरी याद हुआ रहेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया तुम्हारा उपार्जित लक्षण। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, एग्जाम में जरूर पूछता है, याद रखना। अब देख सकते हो, नई स्पीसीज का निर्माण हो सकता है जब, तो नया स्पीसीज कब बनता है? स्पीसिएशन मैंने पढ़ाया है, नए स्पीसीज का बनना पढ़ाया है, तो वहां पर मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से सिखाया है कि नया स्पीसीज कब बनता है। तो यहां देख सकते हो, जनन कोशिकाओं के डीएनए में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने से, युग्मक के गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आ जाने से, अनुवांशिक पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जनकों के परस्पर मैथुन नहीं होता है। तो देखो आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ, इसका क्या होगा? तो बच्चों यहां बहुत सिंपल मैंने बताया था कि जब नया स्पीसीज बनेगा तो नया स्पीसीज तब बनेगा जब उसके या तो गुणसूत्र में परिवर्तन हो जाएगा या तो उसके डीएनए में परिवर्तन हो जाएगा, तो नया स्पीसीज का निर्माण होगा। इसका आंसर क्या हो गया? 1 और 2, ये दोनों इसके क्या हो गए? आंसर हो गए बच्चों 1 और 2, कि यानी कि उसका गुणसूत्र में यदि परिवर्तन होगा तो नया स्पीसीज का निर्माण हो सकता है। यदि उसका डीएनए में कोई परिवर्तन हो गया तो वहां भी नया स्पीसीज का निर्माण हो सकता है। तो यह ऑप्शन में यदि होगा 1 और 2 तो हम लोग इसको मार देते हैं और वही हमारा आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी और एक बौने पौधे स्मॉल टीटी को
क्या किया गया, क्रॉस किया गया। तो F2 जनरेशन में जो ये बौने और लंबे पौधे बनेंगे उसका अनुपात क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या सोचो कि यदि सब क्वेश्चन पूछा जाए तो ये क्वेश्चन जरूर पूछने की संभावना है। मतलब कि सारे क्वेश्चन एक तरफ, ये क्वेश्चन एक तरफ, सारे क्वेश्चंस जो मैंने बताया वो भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, यह भी पूछा जा सकता है, इसकी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसका आंसर तो तुम सबको पता होगा, 3:1 होता है। 3 होता है लंबा और 1 क्या होता है, बौना। तो यहां पर देखोगे जब इसका क्रॉस कराया जाता है F2 जनरेशन में, तो यहां देखोगे क्या बनता है, टी बनता है, टी और टी बनता है, टी और टी बनता है, और लास्ट में टी और टी बनता है। तो ये तीन जो होते हैं वो बौने होते हैं, तीन जो होते हैं, या सॉरी इधर करेंगे, तीन जो होते हैं बच्चों, टी, फिर से मैं बता दे रहा हूं, टी और टी, ये तीन क्या होते हैं, लंबे होते हैं, और जबकि टी और टी क्या होता है, ये बौना होता है। इस तरीके से रेशियो क्या हो गया, 3:1 हो गया। एकदम याद रखो इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मानव के युग्मनज में लिंग गुणसूत्रों के युग्म युग्मों की संख्या कितनी होती है। तो कितना सिंपल से देख लो, 1 2 3 4। तो यहां पर कितना होगा आंसर, 2, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, ठीक है। तो एक्स और वाई ये दोनों क्या करेंगे, लिंग का निर्धारण करेंगे। इस तरीके से एक्स और वाई हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर थोड़ा सा ये गलत हो गया है, यहां देखना, प्राकृतिक चयन द्वारा स्पीसीजों का विकास सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। यानी कि नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा जो जीव है उसकी उत्पत्ति होती है, नए स्पीसीज की उत्पत्ति होती है। ये किसका सिद्धांत है, एकदम बहुत जरूरी क्वेश्चन है। तो ये किसका सिद्धांत है बताओ, डार्विन का है। किसने आंसर सही किया था, बहुत अच्छे। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सीखो, और ये सारे बेसिक क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चंस को तुम 2-3 बार वीडियो को देखोगे तो याद भी हो जाएगा, और ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है। अब देखो कुछ डायनासोरों में पर यानी कि पंख मौजूद थे, किंतु वे उड़ नहीं सकते थे। प्राचीन जमाने में डायनासोर के क्या थे, पंख थे, लेकिन वे उड़ नहीं सकते थे। उसका वे उपयोग करते थे किस चीज के लिए, अपने शरीर को गर्म रखने के लिए, ठंडे वातावरण से अपने शरीर को गर्म रखने के लिए। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, उसका वह जो है पंख है उसका उपयोग उड़ने के लिए करना शुरू कर दिया, और पक्षियों का जन्म हुआ। तो इस तरीके से यहां पर क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि जो सरीसृप है, डायनासोर होते हैं सरीसृप, ये याद रखो कि उत्पत्ति पक्षियों से हुई है। सरीसृपों और पक्षियों के बीच में कोई विकास संबंध नहीं है, दोनों ही जीवों में पर समजात अंग है। पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है। तो क्या अनुमान निकाल सकते हो, तो अनुमान हम लोग ये निकाल सकते हैं कि हो सकता है जो पक्षियों का विकास हुआ है वह डायनासोर से हुआ होगा। डायनासोर का जो सरीसृप डायनासोर है वह पक्षियों के रूप में क्या हुए होंगे, विकसित हुए होंगे, क्योंकि पंख से उसका हम लोग क्या बना पा रहे हैं, संबंध बना पा रहे हैं। तो आंसर डी यहां पर क्या हो जाएगा, तुम्हारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है। इतना आसान क्वेश्चन, कितने लोग सही आंसर करेंगे। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कायिक जनन और मुकुलन के द्वारा। बहुत आसान है, ये मैंने बताया भी शायद है। लैंगिक जनन के द्वारा, लैंगिक जनन के द्वारा जो जेनेटिक मटेरियल है उसको क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो बच्चों इस तरीके से ये चैप्टर यहां पर क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। इस चैप्टर के सारे लगभग सारे ऑब्जेक्टिव्स मैंने तुम्हें बता दिए। तो तुम हमारे चैनल के रेगुलर स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही पढ़ना, और तुम बताना आगे कौन कौन सी चीजें मैं ऐसा बनाऊं जो कि तुम ज्यादा देखना पसंद करते हो। तो मैं मिल रहा हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।